हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, एनडीए, सीटीएस, एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम हैं, छोटा से लेके बड़ा एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक से लेके 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। मोस्टली हम इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट 70 बीपीएससी के लिए होगा, 1 लाइनर 2 लाइनर, उसको हम बताने का कोशिश करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो अभी उसकी ज़रूरत है नहीं। वैसे आप रश्मिकांत में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नट सेल में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूँ। एक बार लेक्चर देखिएगा तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी फिलहाल 70 बीपीएससी के लिए। तो शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉर्गेटेड ऑन जनवरी 28 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये सक्सीडेड था 1935 जो था फेडरल कोर्ट, उसी को ये एक्सटेंड करके फिर सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट किया गया। ये आपको याद रखना है। तो 1935 में फेडरल कोर्ट का निर्माण किया गया था। अब देखिए, इंडिया जो है यूनिफाइड कोर्ट की बात करती है, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्ट का यहाँ पे जिक्र है। जबकि यूएसए जो है वो आपको इंटीग्रेटेड कोर्ट की बात नहीं करेगी। वहाँ पे स्टेट के लिए अलग से कोर्ट होता है, और फिर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जो है हाईएस्ट कोर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड कोर्ट है जिसमें क्या होता है कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आपको सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और फिर लोअर कोर्ट्स होते हैं। तो इसमें इसको हम यूनिफाइड कोर्ट कहते हैं, इसी को हम इंटीग्रेटेड कोर्ट भी कहते हैं। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखते हैं आर्टिकल 124 टू 147। ये डायरेक्ट याद करने वाला चीज़ है कि आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पार्ट 5 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 एंड चैप्टर 6। ये भी याद रखना है। फिर कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। एट प्रेजेंट द एससी कंसिस्ट ऑफ 34 जज। देखिए, अभी 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि जज को किस तरीके से हम बढ़ा या घटा सकते हैं। मेनली बढ़ाया ही जाता है, ठीक है। तो ये जो जज को बढ़ाने का जो मतलब पावर है कि हम जज के नंबर बढ़ा सकते हैं, वो अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है क्या प्रेसिडेंट नहीं बढ़ा सकती इसको, ठीक है। अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जज का जो नंबर है वो आपको पार्लियामेंट ही बढ़ाएगा। ओरिजिनली जो था वो हमारे पास 8 जज होते थे। जब शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो 1 चीफ जस्टिस होते थे और 7 अदर जजेज होते थे, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये 34 पे आ गया है। अब अपॉइंटमेंट देखते हैं। हाँ, ये जो है अपॉइंटमेंट, फिर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए, प्रेसिडेंट जो है जब वो जज का अपॉइंट करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उससे भी राय मशवरा लेते हैं, ठीक है। उनसे भी सलाह लेते हैं कि किन जजों को अपॉइंट किया जाए। और हाई कोर्ट के भी जज होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये आपको याद रखना है। हाई कोर्ट के जज को ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल नहीं, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन आपके ओठों पे रटा होना चाहिए, तभी एग्जाम में आप अच्छे से डील कर पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखते हैं। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है कि दूसरे देश के लोग किस तरीके से जज बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। ही शुड हैव बीन जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। देखिए, अगर वो किसी हाई कोर्ट के जज हैं 5 सालों तक, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबल का मतलब ये नहीं है कि बन ही जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस के लिए या फिर पीसीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर आप 5 साल अपना सेवा दे चुके हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए, हाई कोर्ट आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 साल आप पटना हाई कोर्ट में काम किए और 2 साल आप गुवाहाटी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो भी आप मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 5 साल तक आपको एक ही हाई कोर्ट में काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर। या आप 10 साल अगर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, ठीक है, अगर आप 10 साल एडवोकेट भी होते हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। तो मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो आप देखेंगे एडवोकेट ही होते हैं। जो वकील होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के। बहुत सारे इशूज़ हैं, पॉलिटिकल इशू है, नेपोटिज्म है, बहुत सारा चीज़ उसमें, ठीक है। तो अगर आप 10 साल हाई कोर्ट में भी एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आप बन सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट में जज, और वो सक्सेशन में भी हो सकता है कि आप 2 साल एक हाई कोर्ट में काम किए हैं, 3 साल किसी और हाई कोर्ट में, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो है प्रेसिडेंट का एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही क्वालिफाइड है, ठीक है, क्वालिफाइड जूरिस्ट है, तो उसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज। तो बहुत तरीके हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, यही नहीं ज़रूरी है कि आप जज का एग्ज़ाम निकालें उसके बाद बने, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। टेन्योर क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं टेन्योर किया है, 6 ईयर 5 ईयर ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना बोलता है कि 65 ईयर जो है मैक्सिमम होगा जज के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। हाई कोर्ट के जज के लिए कुछ अलग है। और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू हिज एज इज डिटरमाइंड बाई सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइड बाय पार्लियामेंट। और ये एज के बारे में जो कुछ इशू होगा, बढ़ाना घटाना होगा, वो पार्लियामेंट का काम है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है। प्रेसिडेंट का काम बस अपॉइंट करना है, बस इतना आपको याद रखना है। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। और रिजाइन भी अगर देंगे तो प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो रिजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को सौंपेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो रिमूवल ऑफ जज, देखिए इम्पीचमेंट ऑफ जज कुछ नहीं होता है, हालांकि लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, मेनली इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे जज के बारे में हम रिमूवल ही यूज करते हैं। तो मतलब जज को रिमूव कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जज को रिमूव कर दिया जा सकता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज इन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल, ठीक है। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब देखिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर से तो रिमूव होगा ही, लेकिन फिर उस ऑर्डर को पास कराना होगा आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में। और ये स्पेशल मेजोरिटी से पास आपको कराना होगा, सिंपल मेजोरिटी से नहीं आप पास करा सकते हैं, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। मतलब सबसे पहले प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा रिमूव करने के लिए, उसके बाद आपको राज्यसभा और लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी में उसको फिर पास कराना होगा, सिंपल है। सैलरी एंड अलाउंसेस देखते हैं। तो सैलरी भी जो है इसका पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, बस आपको इतना याद रखना है। और सैलरी को घटाया नहीं जा सकता है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है तो। मतलब नॉर्मल केस में अगर कोई जज ज्वाइन करता है 2.5 लाख के सैलरी पे, तो अब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट उसको 2 लाख कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो जज उसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता, ये भी आपको याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के पावर कितने हैं? एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के पावर हैं, फिर रिट जुरिस्डिक्शन के पावर हैं, अपीलेट हैं, एडवाइजरी है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आइए सबको देखते हैं। देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता क्या है? देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये चीज़ होता है कि अगर कोई केस आया तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर होता है उस केस को सुनने के लिए। इसके लिए आपको हायरार्की नहीं फॉलो करना होगा कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट विजिट कर सकते हैं। इसी को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहता है। ऐसा कब होगा? जबकि सेंटर और मोर स्टेट, यानी एक सेंटर और स्टेट के बीच में मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसको कोई हाई कोर्ट तो नहीं मतलब उसको अपना फैसला देगा, तो इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट इसके लिए विजिट करना पड़ेगा। और दूसरा कब होगा? ए सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स और वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर। इसमें क्या होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर झगड़ा हो गया, या फिर स्टेट और 2 स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट विजिट कर सकते हैं। बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यानी आपने विजिट कर सकते हैं, स्टेट विजिट कर सकता है, ठीक है। बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यानी 2 और उससे ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो भी ये सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जाएगा। इसमें क्या होता है? बायसनेस नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि बिहार और झारखंड में झगड़ा हो गया, तो अब आप इसको किस कोर्ट के पास ले जाएंगे? हाई कोर्ट के पास ले जाएंगे, तो या तो बिहार का हाई कोर्ट होगा या झारखंड का होगा, तो इसमें बायसेस के चांसेस है ना, बायस ना हो हमारा रूल, इसीलिए हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली विजिट करने का इसमें ऑप्शन होता है। और कोई कोर्ट इससे नहीं इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसमें ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट को ही पूरा का पूरा पावर दिया जाता है। उसके बाद रिट जुरिस्डिक्शन है, इसको देख लेते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन आपको फंडामेंटल राइट जो है उसको डिफेंड करने के लिए दिया जाता है। आर्टिकल 32 से आप डायरेक्टली जो है विजिट कर सकते हैं, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ना बहुत प्रकार के रिट होते हैं, रिट के बारे में एक अलग से ही क्लास लाना पड़ेगा, लेकिन जो रिट यहाँ पे मैंने लिख दिया उसे आप देख लीजिए। हैवस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन क्यू वारंटू एंड सर्ट्यूरिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्राइव्ड सिटीजन।
तो अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली, कोई पर्सन भी डायरेक्टली विजिट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। रिट जुरिस्डिक्शन का जो पावर होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। In this regard, the Supreme Court has original jurisdiction in the sense that an aggrieved citizen can go directly to the Supreme Court, not necessarily by way of appeal। मतलब आप अपील करके जाने की जरूरत नहीं है, आप अपील करके जा भी सकते हैं लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद होता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन का पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। एपिलेट क्या होता है? अपील आप कर सकते हैं, यानी पहले तो आप लोअर कोर्ट में अपना केस दिए, वहाँ पे अगर आपकी बात नहीं बनी तो आप अपील करेंगे फिर हायर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बाद आप एपेक्स कोर्ट में अपील करेंगे यानी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अपील का मतलब क्या होता है? आप अपील करते हैं। जैसे पहले हम अंपायर को अपील करते हैं, जब लगता है अंपायर गलत डिसीजन दिया तो फिर थर्ड अंपायर के पास जाते हैं रिव्यू लेके, देख रहे होंगे आप। तो इसी प्रकार का एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसमें क्या होता है ना कि एक प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 143 से कोई भी एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द 2 कैटेगरी ऑफ मैटर। पहला तो ये है कि ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइज। मतलब किसी भी तरीके का पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर चीज़ होगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट से अगर राय लेना चाहें प्रेसिडेंट तो वो ले सकते हैं 143 की तरह। ठीक है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट पे कि वो राय को माने वो। ठीक है, और कोई भी डिस्प्यूट अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से आता है, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो उससे जो पहले जितने भी इशू हैं उस प्रकार के इशू पे भी राय लिया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट मेनली इतना ही था। मैंने जो बताया, जो बाद में ये सब भी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या फिर अपीलेट जुरिस्डिक्शन। मेनली जो है रिट ओरिजिनल, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे तो सैलरी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से मैं बताया था रिमूवल ऑफ जज कैसे होता है ये आपको देख लेना है, ये मैंने बता दिया। टेन्योर ऑफ जज जो है 65 ईयर ऑफ एज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से अपॉइंट कौन करता है, पार्लियामेंट करता है या फिर प्रेसिडेंट करता है, ये सब आपको देख लेना है। कंपोजिशन जो है उसमें ना किस तरीके से आपको सीट बढ़ाया जाता है ये भी मैंने बताया है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपको देख लेना है 124 to 147 पार्ट 5। तो इतना आपको देखना है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। जब तक 70 बीपीएससी होगा हर दिन 2 या 3 मैं टॉपिक कराते ही रहूँगा, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।